जैसा हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो कि हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए एक टॉपिक पर चलते हैं। एक दौर ऐसा था कि जहाँ पे ट्राइबल लोगों को ऐसी नज़रों से देखा जाता था कि वो एक गलीच प्रकार के एरिया में रहते हैं, गलीच उनका रहनीमान है और वो किसी सभ्य समाज में आ ही नहीं सकते। इसके बाद क्रांति होती गई, ट्राइबल समाज भी विकास की धरोहर में आने लगा। फिर भी ये मेंटेलिटी बदली नहीं है कि यहाँ पे ट्राइबल, आदिवासी ऐसे शब्द अगर पुकार लिए जाए तो आज भी लोगों को लगता है कि ये कहीं ना कहीं से बैकवर्ड एरिया से आए, इनके विचार भी बैकवर्ड होंगे और ये भी बैकवर्ड होंगे। जिस सिचुएशन में इंसानों की लाशें बहती नज़र आ रही है, सभी भारतीयों के दिल में दर्द है। इस सिचुएशन में वो ट्राइबल लोग अलग है जो अलग अलग एरिया में बसे हुए हैं, उन तक ये वायरस पहुँच नहीं पाया और ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, अगर इस बात को दोहराया जाए, देखा जाए, बहुत बारीक प्रमाण से देखा जाए तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी ये कह दिया है कि जो यहाँ के ट्राइबल लोगों की जीवन शैली है, उस जीवन शैली को बाकी लोगों ने भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम वायरस से लड़ सकते हैं। ऐसा बाकी लोगों ने क्यों कहा? क्योंकि आप बीमारी आने के बाद हम इलाज करते हैं, लेकिन ट्राइबल थेरेपी ये कहती है उस बीमारी को हम पहले से ही दूर रख सकते हैं, कुछ हमारे आदतों में बदलाव करके। तो अभी गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा फोकस है कि आप मास्क लगाओ, सभी प्रिकॉशन की तरफ ध्यान दो, आपको ये करना है, वो करना है, बहुत सारी बातें। फिर भी एक बात तो है कि हमारी आदतों में ये बात पहले नहीं थी, तो हमें आज बहुत तकलीफ हो रही है इस बातों को। लेकिन ट्राइबल लोग किसी भी, ये कोरोना ही नहीं तो बाकी वायरस भी इस भूमि पर आए हैं। पहले भी ऐसे वायरस आए थे और पहले भी ऐसी सिचुएशन आई थी। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ट्राइबल टेक्नोलॉजी में उनके नार, गांव, घर व्यवस्था कैसी होती है, इस बात को हम जानेंगे तो समझ में आएगा कि ये लोग पहले से वायरस, कोरोना को ही नहीं तो किसी भी वायरस को ये आने नहीं देते थे। इनकी इतनी जटिल और मजबूत सभ्यता थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ऐसे मुद्दे मैं आपको बताऊंगा जो मुद्दे बिल्कुल यहाँ पे आज भी यहाँ के ट्राइबल लोग यूज़ करते हैं और वैसे उनका रहन सहन है। तो जानते हैं इस तथ्यों। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है कि आप अगर कोयतुरन टेक्नोलॉजी यानी ट्राइबल लोगों के नार, गांव देख सकते हो, तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। चंद्रपुर, महाराष्ट्र चंद्रपुर के जीवती एरिया या गढ़चिरोली एरिया, ऐसे एरिया में आप जाइए जहाँ पे उनके गांव बसे, पूर्ण तरह से 100% वो ट्राइबल गांव है और उनके घर की जो पद्धति है, आज हमें सोशल डिस्टेंसिंग सिखाया जा रहा है, 2 गज दूरी, तो ये 2 गज से भी ज़्यादा दूरी पर हर एक घर बसा है। बिल्कुल हर एक घर बहुत ज़्यादा अंतर पे बैठे हैं। एक गांव में मैं कहूँगा 100-150 से ज़्यादा घर नहीं मिलेंगे आपको, ये भी बात है। लेकिन वो नार ऐसे सिस्टम में बसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग वो अपने आप हो जाती है, क्योंकि उस घर के आमने सामने उसकी बाड़ी होती है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला है। तो ये नार व्यवस्था जब बनी, गांव व्यवस्था जब बनी, तब भी इन ट्राइबल लोगों ने ध्यान में रखा कि हमें थोड़ा थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि कोई भी वायरस किसी घर में अगर आ भी जाता है तो उससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि घर के अंदर उनके शुद्ध ऑक्सीजन होता है। अभी आप कहेंगे कैसे शुद्ध ऑक्सीजन कैसे? देखिए दोस्तों, आज शहर में तो ये बिल्कुल नहीं है, नज़र भी नहीं आ रहा है, लेकिन गाँव में, गांव के घर के आंगन में भी और घर के पिछवाड़े में एक बाड़ी होती है, जिस बाड़ी में सब्जियां, फल लगाए जाते हैं और वही ऑर्गेनिक सभी उगाए जाते हैं। घर के एरिया में इमली, नीम या जो हम मरका कहते हैं, आम का भी पेड़ होता है। इससे क्या होता है कि जो उस क्षेत्र में जो घर है, वो क्षेत्र हमेशा ऑक्सीजन से भरा होता है, शुद्ध हवा उनको मिलती रहती है, क्योंकि उन्होंने खुद की बाड़ी अपने घर के इर्द गिर्द लगा दी है। दोस्तों, कोयतुरन टेक्नोलॉजी में ये भी पाया गया कि आप किसी गांव में जाते हो तो अभी बहुत सारे गांव रोड पे आ गए हैं, यानी उसके गांव के बीच में से रास्ता निकल गया है। लेकिन इसके पहले अगर 20 साल पहले जाएंगे तो किसी भी गांव में सीधा आप पहुंच ही नहीं सकते थे। इसका मतलब है गांव बसने के बाद गांव का जो मुख्य रास्ता होता है वो गांव के बिल्कुल अलग विपरीत दिशा में होता है। अगर आपको गांव में एंट्री करना है तो मुख्य रास्ते से आपको गांव में जाना पड़ेगा, यानी मुख्य रास्ते, जो मुख्य रास्ता है उस मुख्य रास्ते के विपरीत दिशा में घर होते थे। यह भी कोयतुरन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, क्योंकि रास्तों के जो धूल कण है, जो संक्रमित बीमारियां हैं, जो पॉल्यूशन है, वो सहजता से घर तक ना पहुँचे।
तो चौथे पॉइंट में विटामिन डी का जुगाड़ कोई तुरंत आदमी घर में ही कर लेता था। घर ऐसी अवस्था में बनाया जाता था कि पूरब की ओर एक छोटा सा आंगन मुआ, थोड़ी सी जगह वहाँ पे रखी जाती थी। वहाँ पे उसको आंगन भी हम कह सकते हैं। उस आंगन में सुबह के सभी जो नित्य कर्म है, दातून करने से लेकर बातें करना, बैठना वहाँ पे होता था। यानी सुबह की जो किरणें हैं, जो सूर्य किरणें हैं, वो सीधा शरीर पे आती थी और जो विटामिन डी की कमतरता को वो पूरा कर देती थी। तो हर घर में आपको पूरब की दिशा में ज़रूर आंगन मिलेगा जहाँ पे वो बैठ के सूर्य किरण का मज़ा लेते हैं। कोई तुरंत टेक्नोलॉजी में हर बसे नार गाँव आप अगर जाके देखिए, गोंडियन लोगों के गाँव देखिए, तो गाँव में मुख्य तरह से आम, इमली, नींबू, नीम ऐसे पेड़ आपको उस गांव में नज़र आएंगे। बड़े बड़े इमली के पेड़ नज़र आएंगे। ये इमली के पेड़ बहुत सारे सालों से, मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि 200-300 सालों से वो पेड़ खड़े हैं। वो एक पेड़ बहुत बढ़िया ऑक्सीजन पूरे गांव को प्रोवाइड कर रहा है। ये जो नार बसाने की सिस्टम थी, इसमें भी पुरखों ने बहुत विचार किया कि कैसे हम गाँव को प्रफुल्लित रख सकते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है। नंबर 6 दोस्तों, पोषक तत्व जो है, जो पोषक तत्व हमारे खाने में चाहिए। आज गवर्नमेंट भी, आज डॉक्टर्स भी आपको यही सलाह देते हैं कि आप ये खाइए, वो खाइए। ये सभी पोषक तत्व हम खाने में पहले से यूज़ करते थे। एक तो पहली बात है कि आज ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक खाने की बहुत यहाँ पे चर्चा होती है, लेकिन बात पहली है कि जो घर के सांद में यानी बाड़ी में जो उगता है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। घर के ही गाय का गोबर वहाँ पे डाला जाता है, घर के ही बकरी का जो उत्सर्जन प्रक्रिया होती है उसके जो भी निकलते हैं वो भी वहाँ पे डाला जाता है। गाय का रुका हुआ चारा भी वहाँ पे डाला जाता है। पूरी तरह से ऑर्गेनिक, वहाँ से आप हर सब्जी वहाँ से ले सकते हो, हर वो पदार्थ वहाँ से ले सकते हो। इसके लिए वो जब हमारे पेट में जाते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। इसका मतलब हमने कोयतुर लोगों ने अपने बाड़ी के तहत विटामिन का भी जुगाड़ हम कोयतुर लोगों ने कर लिया है। दोस्तों, इस 10 साल के पहले अगर आप इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कोयतुर नार व्यवस्था में, गांव व्यवस्था में एक भी होता है कि वहाँ पे एक नई थाली हर रोज़ परोसी जाती है। आज भी मुझे वो थाली बनाना आता है, जो पत्तों की, पलाश के पत्तों की थाली है। बहुत सारे लोगों का आता है जो गांव से निकले, और आज भी गांव में पलाश के जैसे बड़े पत्ते हो गए तो जाके तोड़ना और थाली बनाना और उसी थाली में भोजन करना। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये भी बता दिया है कि उस थाली में भोजन करना बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों, इसके बाद का पॉइंट है कि अगर हमारे घर में मेहमान आता है तो मेहमान नवाजी कैसे होती है। अगर मेहमान कोई बैक्टीरिया संक्रमण लेके आया तो ये आदत भी हमारे कोयतुर लोगों में है कि दोस्तों बाहर बारिश का मौसम बनने से मैंने जगह चेंज कर दी है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि हमारे घर में, मैं भी किसी गांव से जाता हूँ तो माँ सीधी कहती है कि पैर धोने के पहले घर में आना नहीं है। कोई मेहमान भी घर में आता है तब हमारी माँ बाहर निकल के उसको लोटा भर पानी देती है। उसको कहा जाता है कि आप पैर मुँह कुल्ला कर ले, धोए। क्योंकि दोस्तों ये जो धोना है, इसके बाद मैंने ऐसे भी यहाँ पे रस्म देखे हैं कि उसका मुंह कुल्ला करने के बाद, पानी से हाथ पैर धोने के बाद, चेहरा धोने के बाद उसको महुआ अर्घ भी कई जगह दिया गया था। हाथ पर जो हाथ ऐसे करते हैं मेहमान, ऐसे पूछते हैं, फिर वो घर में आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो महुआ अर्घ होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में सैनिटाइज़र का काम करता है, और जब इंसान घर में एंट्री करता है तो जो भी हाथों से और मुंह से फैलने वाले बैक्टीरिया वो वही रह जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद का पॉइंट है कि यहाँ पे अगर हम विचार विमर्श करें कि हमारे घर की बनावट कैसे, अभी 1 BHK आने लगा, हॉल बनने लगे। इस हॉल के पहले भी एक चीज़ हुआ करती थी जिसे पसर, वरांडा, ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो छोटी सी एक जगह होती थी जहाँ पे आने वाले मेहमान पहले वही बैठते थे। किसी भी मेहमान को घर के अंदर तक नहीं आने दिया जाता था। अगर कोई कर्मचारी है, शासकीय है, तो उसको वरांडे में बैठाकर चाय पानी कराकर वहाँ से उसको भेजा जाता था। लेकिन दोस्तों, इसकी दूसरी एक बात है कि कई गाँव में जहाँ पे गोटुल सिस्टम थी, गोटुल सिस्टम है, वहाँ पे किसी शासकीय कोई भी बाहर का व्यक्ति आ गया तो उसको गांव के बाहर ठहराने की एक परंपरा थी। गोटुल के आजू बाजू एरिया में वहाँ पे एक मकान बनाया जाता था जो गांव का एक स्पेशल मकान था, और उस मकान में उस व्यक्ति को ठहराने के लिए रखा जाता था। और उनकी सेवा में जो गोटुल के युवक हैं उनको लगा दिया जाता था। अगर संक्रमण भी हो तो युवाओं की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए युवा उनकी देखभाल करते थे। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसे ओंडाले जोहार कहा जाता है, नहीं पता आपको, लेकिन
जो भी अगर हम भीड़ की क्षेत्र में है, जहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ से दूर से ही उसको एक नमन करने की पद्धति थी। इसे औंडाले सेवा जोहार करते हैं, दूर से ही उसको सेवा जोहार करना। ये औंडाले सेवा जोहार भी इस टेक्नोलॉजी में आता है। कोइतुरिन व्यक्ति के पास, हर कोइतुरिन व्यक्ति के पास अपने पेयजल यानी पानी पीने का एक पात्र होता है, जो कभी बांस से या लौकी, बड़े लौकी से बनाया जाता है, जिसमें वो खुद का पानी रखता है और खुद पीता है। क्योंकि हमारा बर्तन, हमारा जो बाटलीनुमा उसका आकार होता है, और वो बर्तन हमारे साथ रहे या हम उसी से पानी पिए तो संक्रमण का खतरा बहुत कम रहता है। इसलिए कोइतुरिन आदमी जंगल में भी जाना हो, कहीं भी जाना हो, किसी काम पर जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, उसका पेयजल जो बर्तन है वो बांस का हो या चाहे कहीं किसी का भी हो, तो उसका खुद का स्पेशल होता है। गोटुल एजुकेशन सिस्टम में भी यही पाया गया कि गोटुल में रहने वाले युवक युवतियाँ अपने पेयजल यानी अपनी बॉटल, जो पानी का पात्र है, वो तो खुद ले जाते थे, खुद का ही रखते थे। तो आपको पता नहीं है, लेकिन उबाल के पीने वाले पेयजल भी कोइतुर लोगों में बहुत सारे नज़र आते हैं। आप चावल का ले लो, गेहूं का ले लो, ज्वारी का ले लो, मक्के का ले लो, बहुत सारे ऐसे पेयजल है जो कोइतुरिन आदमी हमेशा पीता है। आपको नहीं पता तो महाराष्ट्र में, मेरे एरिया में उसे अम्बिल कहा जाता है, और वो अम्बिल पेयजल गरम हॉट पीना होता है। इसका मतलब क्योंकि ऐसे कुछ पेयजल उबाल कर पीने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, ये कोइतुरों को पता है। और इसलिए कभी बुखार आए, कुछ भी आए, या उसको कुछ खाना नहीं हो, तो वो उस पेयजल को पीकर अपने दिन गुजार सकता है। आज भी कोई बीमार पड़े तो अम्बिल का उपयोग ज़्यादा प्रमाण में, और इस मौसम में तो अम्बिल हर घर में आपको मिल जाएगी। कोइतुर आदमी हमेशा लोगों के नज़र में एक गलीच गंदा आदमी दिखता है, लेकिन क्या उसकी आदतें गंदी है? बिल्कुल नहीं है। वो पानी अगर बाहर का पीता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि झरनों का पानी, जो झरनों का पानी कितने सारे पेड़ों के जड़ से आता है, वो पानी आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो उसमें मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, और वो पानी पीता है। दोस्तों, मैं एक और बात कह दूँ कि पानी पीने के सिस्टम में भी बहुत सारे नियम कोइतुर आदमी में है। जैसे कि आपके उदाहरण पर आपके एरिया में करता होगा, जल स्रोत है, वो जल स्रोतों में आपको पानी पीना है, नदी के किनारे या अन्य कहीं पानी पीना है आपको, तो वो पानी पीने के लिए आप सीधा नदी में नहीं जाएंगे। वहाँ पे कहाँ क्या मरा है, कौन मरा है, आपको पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो 10 फीट या 20 फीट आप उसके 5 थोड़े दूर आकर वहाँ पे गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे में थोड़ा सा पानी आएगा, गंदा पानी आएगा, उसको फेंक देंगे। 1-2 बार फेंकने से उसमें स्वच्छ जल आ जाता है, और फिर वो पानी पीते हैं। ऐसा मैंने भी कई बार किया, हम भी तैरने जाते थे, तब बॉटल में लिया पानी गर्म आ जाता था, तब वैसे ही कर हम पानी पीते थे, और उस पानी से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ हैं कोइतुरिन टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे यहाँ के प्रधान गोंड ट्राइबल लोग आज भी इस बात को फॉलो करते हैं। उनके नार गाँव सिस्टम सभी इस प्रकार बने हैं, किसी भी बीमारी का वायरस बिल्कुल ज़बरदस्ती से आपके गांव में स्पीड से घुस ही नहीं सकता, क्योंकि उनके आदतों में भी, खाने में, व्यवहारों में ये सब कुछ आता है। ट्राइबल टेक्नोलॉजी आप ज़रूर कह सकते हैं, और इसकी ज़रूरत आज पूरे देश के, इस देश के नागरिक को है, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, हम किसी संक्रमण से दूर रहे। तो इसका अर्थ ये है कि हमें ट्राइबल थ्योरी जो है, ट्राइबल टेक्नोलॉजी, उसे भी सीखना पड़ेगा, उसका भी रिसर्च करना पड़ेगा। हम ये दावे के साथ क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो पोषक द्रव्य है, यहाँ तक कि कोइतुरिन आदमी का 12 महीने का एक अलग आहार का सिस्टम है, जो हर ऋतु में अपना आहार चेंज करता है और अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। तो इस दुनिया को, इस देश के नागरिक को भी इस सिस्टम को सीखना होगा, और सीखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ी रहेगी और प्रकृति भी बची रहेगी। अन्यथा दोस्तों, आपको तो पता है, विज्ञान के नाम पर बड़े बड़े पेटों को काटा जा रहा है, और आज नदियों में लाश बहती नजर आ रही है। तो ये कोइतुरिन टेक्नोलॉजी यानी ट्राइबल टेक्नोलॉजी की तरफ हर इंसान ध्यान दे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जानकारी साझा की गई है नारायण मरकाम जी, जो छत्तीसगढ़ के हैं, उनके वॉल पर वो जानकारी मैंने ली और इसका वीडियो बनाया। तो इस जानकारी के लिए नारायण मरकाम जी को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ, और ऐसे ही वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो प्लीज़ आपके एरिया में क्या करते हैं, इसके लिए ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।